प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र का एग्ज़ाम आप लोग का हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मिला लिया होगा। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। 11th क्लास से जो 12th क्लास में बच्चे जाएंगे वे भी इसे ध्यान से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और समाजशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों HYV सीड्स, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंध तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से है। फिर है जजमानी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय हो जाता है जो परंपरागत होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। तीसरा था आपका सती प्रथा क्या है। तो सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बैठा दिया जाता था, उसे भी अपने प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता था। लिंग अनुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। तो एकाकी परिवार का मतलब ऐसी पारिवारिक संरचना से है जिसमें केवल पति पत्नी और उसके बच्चे ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार का मुखिया केवल इन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। जनसंख्या नीति क्या है। जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या का नियोजन किया जाता है। भारत में जनसंख्या नीति की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद से ही हो गया था, लेकिन जनसंख्या को कोई समस्या नहीं मानने के कारण इस नीति पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या में तेजी से बढ़ने के कारण इस ओर अधिक ध्यान दिया गया। चौथी योजना में तो इस नीति को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। पांचवी योजना में आपातकाल के समय 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। समुदाय की एक परिभाषा दें। तो एच मजुमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भूभाग क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह से है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं। फिर लघुत्तरीय प्रश्न में 8वां था जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला है जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, वर्ग में नहीं। जाति प्रणाली एक बंद है जहां वर्ग प्रणाली एक मुक्त वर्ग है। जाति में जन्म से सामाजिक स्तर निर्धारित होता है, परंतु वर्ग प्रणाली में एक व्यक्ति अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, संपत्ति आदि के आधार पर किसी भी समय ऊपर नीचे हो सकता है। फिर है जाति व्यवस्था विवाह, खान पान, मेल मिलाप पर अधिक प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं। जाति के सदस्यों का वैवाहिक संबंध अपनी जाति में होता है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह जाति से बहिष्कृत समझा जाता है। इसी प्रकार खान पान तथा मेल मिलाप में भी कई प्रतिबंध होते हैं, परंतु वर्ग में ये प्रतिबंध उतने कठोर नहीं हैं जितने जाति प्रथा के अंतर्गत है। जाति व्यवस्था में पेशा परंपरागत है, वर्ग में नहीं। जाति प्रथा में लोगों के पेशे निर्धारित होते हैं। आज भी गांव में विशेषतः नीची जाति के लोग अपने परंपरागत पेशे ही करते हैं, लेकिन किसी वर्ग में एक ही पेशे के लोग हो यह आवश्यक नहीं है। चौथा है जाति बहुत स्थिर है, वर्ग नहीं। जन्म पर आधारित रहने के फलस्वरूप जाति प्रथा बहुत अंशों में अधिक स्थिर होती है। एक बार जो जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसका सदस्य बना रहता है। इसके विपरीत वर्ग व्यवस्था में सभी आधार अस्थिर होते हैं, जैसे धन, पूंजी, धर्म, शिक्षा, पेशा आदि। जाति बंद व्यवस्था है, वर्ग नहीं। यह हम अपनी इच्छा अनुसार जाति बदल नहीं सकते। जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से निकाल दिया जाता है। एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं होता, परंतु वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी शिक्षा, संपत्ति, अपने पेशे आदि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आ जा सकता है। इस तरह जाति एक बंद व्यवस्था है और वर्ग एक खुली व्यवस्था। जाति एक सांस्कृतिक संस्था है, वर्ग नहीं। जाति संगठन का आधार धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास है। इसी कारण जाति के सदस्यों पर परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथाओं का प्रभाव अधिक होता है, परंतु वर्ग के सदस्यों पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक आविष्कारों का प्रभाव अधिक पड़ता है। वर्ग में पूर्णतः व्यक्ति के वर्तमान जीवन को महत्व दिया जाता है। 9वां है समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या है। तो पहला है समाज के लोगों को उन समस्याओं के प्रति जागरूक करें जो समाज में संघर्ष और विघटन लाती है। समाज की परिस्थितियों पर सोच विचार कर वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लें। अधिक से अधिक लोगों को सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से परिचित कराएं। भौतिकवादी संस्कृति के अंधाधुकरण से बचें
तथा लोगों को भी इस ओर जागरूक करें। 10वां नंबर क्वेश्चन था, भारत में समाज सुधार आंदोलनों के किन्हीं दो प्रभावों को स्पष्ट करें। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को मानव विवेक, वेद एवं उपनिवेशों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर तथा एकेश्वर की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई। इसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई। फिर है महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले पहले व्यक्ति में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए तथा मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मान्यता दिलाई। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता, महिला शिक्षा तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फुले अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता थे। 11 था पितृसत्ता की विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है पिता और आर्के का मतलब है शासन, यानी कि पिता का शासन। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाएं से ऊपर होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म आदि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार के समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुष का अधिकार होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे। तो क्षेत्रीयता एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव व अपनेपन की भावना है जिसे कुछ समान आदर्श, व्यवहार, विचार तथा विश्वास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल देती है। इसके कारण कई बार राजनीतिक पृथकीकरण की मांग की जा रही है। फिर है श्रमिक आंदोलन का अर्थ क्या है। तो पहला, श्रमिक संघों के माध्यम से एकजुट कार्रवाई द्वारा श्रमिकों की ओर से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए संगठित प्रयास है। संगठित श्रम के कारण को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों की गतिविधियाँ होती हैं। फिर है आपका वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखें। तो पहला विशेषता है, वैश्वीकरण मूल रूप से विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अंतःक्रिया और समन्वय से संबंधित प्रक्रिया है। वैश्वीकरण आर्थिक संबंधों की पूंजीवादी व्यवस्था को महत्व देता है। यह आर्थिक संवर्धन से संबंधित प्रक्रिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बाजार द्वारा अर्थव्यवस्था नियंत्रित की जाती है। वैश्वीकरण आर्थिक असमानता को उत्पन्न करता है। यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को साकार करने और लोकतांत्रिकरण से संबंधित है। मानव की गरिमा और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक समाज और अधिक सक्रियता से हिस्सेदारी लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय देशांतर के संवर्धन में योगदान दिया है। हालांकि वैश्वीकरण राज्य के व्यक्तिगत कल्याण के प्राथमिक महत्व का ह्रास करता है, तथापि नागरिकों की सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व को पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। वैश्वीकरण द्वारा लोगों की सांस्कृतिक ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। वैश्वीकरण ने स्वयं की उपस्थिति सचेतन दौर पर व्यक्तियों, राष्ट्रों और सांस्कृतिक क्षेत्रों की है। वैश्वीकरण के कारण मध्य वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है और वैश्वीकरण द्वारा पर्यटन को महत्व मिलता है। उसके बाद आपका यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख करें। तो पहला है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। तो इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा है सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। चौथा है आपका शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। पांचवा है विवाह संस्था में परिवर्तन। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता का वर्णन करें। तो कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं। इस परिभाषा में जाति को वंशानुक्रम की विशेषता माना गया है। इसकी विशेषता है जाति जन्म पर आधारित है। दूसरा,
जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। तीसरा, जाति अस्थायी होती है, उच्च नीच की भावना होती है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, विवाह संबंधी प्रतिबंध है, समाज का खंडात्मक विभाजन है। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। समाज का खंडात्मक विभाजन, सामाजिक संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवाज पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक नियोक्ताएं तथा विशेष अधिकार, पेशे की अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में अनुसूचित जातियों की परिस्थिति को विवेचित करें। तो भारत में लगभग 550 जनजातियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या करीब 10.43 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जातियों की परिस्थिति निम्नलिखित है। पहला, दुर्गम निवास। दूसरा है आपका अशिक्षा। तीसरा पॉइंट है इसका प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति। चौथा पॉइंट है इसका बेरोजगारी। पांचवा पॉइंट है विस्थापन एवं पुनर्वास। छठा पॉइंट है निर्धनता। सातवां पॉइंट है पहचान का क्षय। आठवां है आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कुपोषण, मैदरापान और शोषण। इन समस्याओं के अलावा जनजातियों में एकीकरण की समस्या तथा राजनीतिक चेतना का भी अभाव ही रहा है। आगे जनजातियों में लैंगिक मुद्दे ने भी जन्म लिया। जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण की वजह से भी समस्याएं उत्पन्न हुई है। जनजातीय कला का ह्रास हुआ है, जनजातीय संस्कृति के प्रति तिरस्कार हुआ है, जनजातीय भाषा का ह्रास हुआ है और समायोजन की समस्या हुई है। ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट करें। तो इसको आप लोग देख ही लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है। उन्नीस नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर निबंध लिखे। तो यहाँ महिला आंदोलन पर एक निबंध दे दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये थे आपके समाजशास्त्र में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।